हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 18। लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने बेटा फर्स्ट लॉ पढ़ लिया था। ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? हाँ जी, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि बता देता हूँ मैं जल्दी से कि द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द सेल। सेल में कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हो, जितनी ज्यादा चार्ज पास कराओगे उतना ही ज्यादा मास डिपॉजिट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पर। ये फर्स्ट लॉ है। ठीक है। ओके, हम अब लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं सेकंड लॉ। स्टार्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग अब सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। हाँ बेटा, अब सेकंड लॉ क्या है वो हमें देखना है। ठीक है बच्चों, तो सेकंड लॉ क्या कहता है? इजी है वैसे तो फैराडेज का सेकंड लॉ है बेटा, मैं लिख देता हूं पहले, तुम्हें समझ में भी आ जाएगा अच्छे से। हाँ बेटा, लॉ है व्हेन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सॉरी व्हेन a given quantity of electricity a given quantity of electricity when a given quantity of electricity is passed through different electrolytes is passed through different electrolytes the amount of different substances the amounts of different substances produced at the electrodes are directly proportional to are directly proportional to हाँ जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेस्पेक्टिव इक्विवेलेंट वेट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेस्पेक्टिव इक्विवेलेंट वेट। अब इतनी बड़ी रामायण तो लिख दी मैंने, लेकिन इसका मतलब क्या है वो हमें सीखना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? बहुत आसान सा लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या कहता था कि भाई जितना मास डिपॉजिट, जितना ज्यादा चार्ज पास कराओगे वेट उतना ही ज्यादा डिपॉजिट होगा। वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। प्रोपोर्शनल हटाया था, क्या लगाया था? जेड लगाया था। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ के कहने का मतलब है बेटा, मान लिया दो तीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स बना दी तुमने। क्या बना दी? दो तीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स बना दी। दो तीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स बना दी, तीनों को कनेक्ट कर दिया, सबको क्या कर दिया? एक साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सबको एक साथ कनेक्ट कर दिया। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं? चार्ज पास करा रहे हैं। तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, मान लिया तीनों जो सेल्स हैं वो सीरीज में कनेक्ट है। मान लिया तीनों सेल्स जो हैं वो किस में कनेक्ट कर रखी हैं? फिजिक्स में पढ़ा है तुमने, सीरीज और पैरेलल में। तीनों सेल्स जो हैं वो मान लिया सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज के कनेक्ट होने का मतलब है सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा तीनों के अंदर। ठीक है, या ऐसे कहीं लिखा भी होता है कि सीरीज में कनेक्ट है, वरना ना लिखा हो तो भी चलेगा। इसका मतलब है तीनों सेल्स एक दूसरे से सीरीज में कनेक्ट हैं। सीरीज में कनेक्ट होने का मतलब है तीनों सेल को दिया जाने वाला चार्ज जो है वो क्या है? सेम है। मतलब मैं यूं भी बोल सकता हूं कि जब अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को एक सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास कराया जाता है, ठीक है। मान लिया यहाँ पर सिल्वर डिपॉजिट हुआ, मान लिया यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट हुआ किसी इलेक्ट्रोड पर, मान लिया यहाँ पर कैथोड पर Ag प्लस से Ag बन गया, सिल्वर डिपॉजिट हो गया कैथोड पर। यहाँ पर Cu प्लस 2 से Cu बन गया, कॉपर डिपॉजिट हो गया कैथोड पर। यहाँ पर निकल Na प्लस 2 से Na बन गया, यहाँ पर निकल डिपॉजिट हो गया कैथोड पर। तीन सेल्स को मैं सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दे रहा हूं, तो यहाँ पर सिल्वर, यहाँ पर कॉपर और यहाँ पर निकल डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये बताओ, तुम चार्ज तो क्या पास करा रहे हो? सेम पास करा रहे हो। डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या है? मतलब कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा उसका फॉर्मूला क्या है? डब्ल्यू इज प्रोपोर्शनल टू क्यू। डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड क्यू। डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड क्यू। अब बताओ तीनों सेल्स के लिए क्यू तो क्या है? मान ले दो सेल्स ही कनेक्ट है, तीन है, चार है, 10 है, सबके लिए क्यू तो क्या आएगा? सेम आएगा, क्योंकि मैं सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास करा रहा हूँ तीनों सेल में। तो अगर तीनों चार्ज में चार्ज पास कर सेम चार्ज पास कराऊंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? देयरफॉर इफ, मैं लिख रहा हूं, इफ क्यू इज सेम देन W1 डिवाइड बाय W2 इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2। हाँ या ना? दोनों सेल्स के लिए अगर
चार्ज सेम पास करा रहे हैं तो W1/W2 मतलब पहली सेल में जो डिपॉजिट हो रहा है उसका मास और दूसरी सेल में जो डिपॉजिट हो रहा है उसका मास, उन दोनों के मास का रेशियो क्या होगा? उनके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के रेशियो के बराबर होगा, उनके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। और बेटा सिंस Z is equal to E upon F, तो मैं therefore W1/W2 को क्या लिख सकता हूँ बेटा? W1/W2 is equal to E1 upon E2, that is second law. W1/W2 is equal to E1 upon E2, ठीक है, ये अपना लॉ हो जाएगा। W1/W2 is equal to E1 upon E2, यही कौन सा लॉ है अपना बेटा? सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यही है अपना सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। कि अगर दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास कराया जा रहा है तो उन पर डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस के मास का रेशियो वही होगा जो उनके इक्विवेलेंट वेट का रेशियो होगा। दो या दो से ज्यादा सेल्स को अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास कराया जा रहा है तो उन पे डिपॉजिट होने वाले, उनके इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट होने वाले मास का रेशियो इज equal to the ratio of their equivalent weight. W1/W2 is equal to E1 upon E2, ये मतलब है, ठीक है। इसको यूज करेंगे हम क्वेश्चंस में, लेकिन अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? यही अपना सेकंड लॉ है। क्वेश्चंस करते हैं बेटा। हाँ, तो इस पर बेस्ड हम कुछ सवाल कर लेते हैं। हाँ बेटा, तो क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन देखो और सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या है। In the electrolysis of aqueous CuSO4, a current of 2.5 ampere is allowed to flow for exactly 3 hours. How many grams of copper in its and liters of O2 are produced at 25 degrees Celsius and 1 atm pressure? क्या कह रहा है क्वेश्चन बेटा? क्वेश्चन कह रहा है बेटा हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं aqueous CuSO4 का, 2.5 एम्पियर करंट पास करा रहे हैं, 3 घंटे तक करा रहे हैं, तो कितने ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा, ठीक है। मतलब इसने तो हमसे ये भी नहीं पूछा कि क्या डिपॉजिट होगा, इसमें तो बता दिया कि कॉपर डिपॉजिट होगा, वरना हमें आना चाहिए। हम क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़े हैं, उसमें हमें पता है कॉपर सल्फेट का जो इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट होता है, ठीक है। Cu+2 का रिडक्शन होता है और एनोड पर सल्फेट का ऑक्सीडेशन नहीं होता, वाटर का ऑक्सीडेशन होता है और O2 गैस बनती है, ठीक है। इसमें तो यहाँ दे दिया कॉपर डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पर और एनोड पर कौन सी गैस डिपॉजिट हुई? O2। यह हमें आता भी था, मतलब मैं अगर रिएक्शन लिखूं भी, वैसे तो मेरे को इस क्वेश्चन को करने के लिए रिएक्शन की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूँ। Cu+2 से क्या बनेगा? Cu+2 से Cu बनेगा, तो कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पर, और एनोड पर क्या होगा बेटा? हाँ जी, एनोड पर क्या रिएक्शन होगी? कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस। अब तुम्हें क्वालिटेटिव एनालिसिस भी याद होना चाहिए। वैसे तो इस सवाल में इसने तो खुद ने दे रखा है कॉपर और ऑक्सीजन का मास बताओ, तुमसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि भाई क्या डिपॉजिट होगा और कितना होगा, कैथोड पर क्या डिपॉजिट होगा कितना होगा, एनोड पर क्या डिपॉजिट होगा कितना होगा, ये भी पूछ सकता था, लेकिन कोई बात नहीं पूछा तो, है ना। हाँ, एनोड पर किसका ऑक्सीडेशन होगा? पानी का होगा, याद होना चाहिए। वाटर और सल्फेट में किसका होता है? वाटर का होता है। 2H2O will give O2 gas प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, यही रिएक्शन होगी। हाँ जी, अब बताओ क्या क्या चाहता है हमसे? ये चाहता है कि भाई ये निकालो तुम कि कॉपर कितना डिपॉजिट होगा और O2 कितनी डिपॉजिट होगी। ग्राम ऑफ कॉपर, मास तो निकालना है कॉपर का, लीटर ऑफ O2 वॉल्यूम निकालना है O2 का। कर लेते हैं। हाँ जी, फॉर्मूला क्या है अपने पास? फॉर्मूला क्या है अपने पास? अब देखो, चाहे तो तुम W=ZIT से कर लो, वरना तुम्हारे पास जो बेसिक्स मैंने बताए थे उससे कर लो। अगर मैं चलो फॉर्मूले से ही करना चाहूँ तो मैं लिख देता हूँ बेटा W=ZIT। हम पहले निकाल रहे हैं फॉर कॉपर। किसके लिए निकाल रहे हैं? कॉपर के लिए निकाल रहे हैं। W=ZIT, ठीक है। Z कितना है? Z होता है E/F, Z होता है E/F इंटू IT, E/F इंटू IT, यही होगा E/F इंटू IT, ये हो जाएगा अपना। और इक्विवेलेंट वेट किसका? कॉपर के लिए चाहिए ना। हाँ बच्चों, किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग? कॉपर के लिए। तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कौन? जिसका जो डिपॉजिट है कॉपर 63.5,
633.5 डिवाइड बाई 2। 2 क्यों? मॉलिक्यूलर वेट है 63.5 और एन फैक्टर है 2। कॉपर का एन फैक्टर कितना है? 2 है। ई बाय ई हो गया मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर मतलब कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है? 2 का हो रहा है। ठीक है। फेराडे 96,500। करंट पास हो रहा है बेटा कितने एम्पेयर? 2.5 एम्पेयर। और टाइम ध्यान रखना एम्पेयर होता है कूलम्स पर सेकंड। टाइम की ऐसा यूनिट आर नहीं होती है, सेकंड्स होती है। इस आर को 3 घंटे को किस में बदलना पड़ेगा? सेकंड्स में बदलना पड़ेगा। तो 3 into 3600। ठीक है। जो भी आए यहां से ग्राम्स में आ जाएगा। जो भी आएगा बेटा यहां से किस में आ जाएगा? ग्राम्स में आ जाएगा। ठीक है, ये कर सकते हो तुम। कोई दिक्कत नहीं ना? ये कॉपर का आ गया। और अब किसका निकालना है तुम्हें? किसका भी। ठीक है, जब तुम कैलकुलेट करोगे ना बेटा, ये करीब आता है 8.9 ग्राम से। कैलकुलेट कर लेना इसकी वैल्यू कितनी आती है? 8.9 ग्राम आती है। तो मतलब 8.9 ग्राम कॉपर इज डिपॉजिटेड। 8.9 ग्राम कॉपर इज डिपॉजिटेड। हाँ बेटा। बच्चों कितने ग्राम डिपॉजिट होगा? 8.9 ग्राम। अब बात करेंगे किसके लिए? कॉपर की। सॉरी, कॉपर तो हो गया। अब बात करेंगे अपन ऑक्सीजन की। फॉर O2। O2 के लिए कर लेते हैं। W इज इक्वल टू ZIT। Z इज E अपॉन F इंटू I इंटू T। E कितना? इक्विवेलेंट वेट किसका? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर किसका? 32। एन फैक्टर, हाँ जी। एन फैक्टर देखो O2 का। एन फैक्टर O2 का। O2 कहां से आया है? H2 तो आया है O2। इसका एन फैक्टर कितना होगा? ये 0 है। कहां से आया है? -2 से। जो डिपॉजिट होता है उसका एन फैक्टर चाहिए, उसका इक्विवेलेंट वेट चाहिए। हाँ जी बच्चों। तो 0 कहां से आया है? -2 से। कितने का चेंज? 2 का चेंज। लेकिन ऑक्सीजन कितनी है? 2 है। पर मोल एन फैक्टर होता है पर मोल ऑफ ए सब्सटेंस। इसके एक मोल के लिए कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं? यहाँ बैलेंसिंग चाहे 10 होती तो एन फैक्टर बदलता क्या? नहीं। यहाँ बैलेंसिंग में 50 होता, एन फैक्टर बदलता क्या? नहीं। एन फैक्टर तो इसके कितने मोल के लिए होगा? 1 मोल के लिए। 0 आ रहा है -2 से, 2 का चेंज। ऑक्सीजन लेकिन इसमें कितनी है? 2 है। तो कितने हो गए? 4 एन फैक्टर हो गए। इसका एन फैक्टर होता है बेटा, इसका एन फैक्टर कितना है? इसका एन फैक्टर है 4। इसका कोई एन फैक्टर पूछते तुमसे, क्या बोलते? इसका एन फैक्टर था 2। क्यों था? -2 से जा रहा है 0 में, 2 का चेंज, ऑक्सीजन 1 ही है। लेकिन हमें किसके एन फैक्टर का काम है? इस एन फैक्टर का काम है। ठीक है भाई लोग। हाँ, 32/4 फेराडे 96,500। आई कितना है? 2.5 एम्पेयर और 3 into 3600। ठीक है, ये तो आ जाएगा बेटा ग्राम्स। और इस ग्राम्स को फिर तुम्हें किस में बदलना पड़ेगा? मोल्स में। और PV इक्वल टू NRT करके वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके फिर क्या निकाल लेना? मोल्स निकाल लेना। मोल्स निकालने के लिए बाद क्या लगा देना? PV बराबर NRT लगा देना। मोल्स निकालने के बाद PV इज इक्वल टू NRT यूज कर लेना। कोई दिक्कत है क्या? हाँ भाई, नहीं ना? हाँ बच्चों, कोई दिक्कत नहीं? चलो। हाँ, इसमें तुम और क्या कर सकते थे बेटा? अगर तुमने कॉपर का निकाल लिया था तो और क्या कर सकते थे? ये थोड़ी दोबारा तुम इतनी सारी कैलकुलेशंस करने लगोगे। तुम ये भी तो कर सकते थे बेटा, W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2। वैसे तो ये सेकंड लॉ नहीं है, क्योंकि सेकंड लॉ में तो अलग अलग सेल्स के लिए कनेक्ट करने की बात करते हैं। लेकिन बेटा तुम खुद सोचो, यहाँ भी तुमने ये फॉर्मूला लगाया है। आई और टी तो दोनों के लिए क्या रहेंगे? सेम भाई। कैथोड और एनोड के लिए करंट कैसे बदल जाएगा? IT तो यहाँ भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। F भी सेम रहेगा। तो बस फर्क किसका पड़ेगा? E का फर्क पड़ेगा। तो मैंने वही लिख दिया, W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2। W1 कितना था? W1 था 8.9 ग्राम। 8.9 ग्राम आया था ना? हाँ। अपॉन वेट किसका? O2 का इज इक्वल टू E1। E1 कितना? 63.5 डिवाइड बाई 2। 63.5 डिवाइड बाय 2, हाँ या ना? 63.5 डिवाइड बाई 2। और E2 O2 का इक्विवेलेंट वेट कितना? 32/4। हाँ या ना? ये मैंने लिख दिया, वेट ऑफ कॉपर अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2। तो W1/W2 इक्वल टू E1/E2। E1 मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। क्लियर है बात?
यहाँ से वेट कितना आ जाएगा O2 का, वेट ऑफ O2 इज इक्वल टू, हाँ बच्चों 8 इंटू 8.9, ये हो जाएगा 8 इंटू 8.9 डिवाइड बाय इंटू 2 इंटू 63.5, ठीक है, ये वेट आ जाएगा। ये वेट आएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, हाँ बच्चों ये वेट आ जाएगा, तो मास मोल्स आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। कैसे आ जाएगा वॉल्यूम, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा के, ठीक है। अच्छा कोई किसी के मन में चल रहा हो यार सर फेराडे निकाल के कर लो, फेराडे निकाल के भी कर सकते हैं, है ना। कोई सोचे, कोई ये सोचे ना कि इस फॉर्मूले को यूज ही मत करो सर, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, बिना फॉर्मूले यूज किए भी कर सकता हूँ अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से। कैसे, हाँ देखो कितने फेराडे, मैं ये निकाल लेता हूँ 2.5 एम्पेयर 3 आवर्स, 2.5 एम्पेयर करंट पास करा रहे हैं 3 घंटों के लिए, 2.5 एम्पेयर 3 घंटों के लिए पास करा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या चार्ज निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं यार, क्यों नहीं निकाल सकते, हाँ जी चार्ज निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। चार्ज कितना होगा 2.5 इंटू 3600 3 आवर्स, 3 इंटू 3600 अपॉन 96,500, इतने क्या आ जाएंगे फेराडे आ जाएंगे। ये 2.5 इंटू 3 इंटू 3600 तो कूलाम था, 96,500 से डिवाइड कर दिया तो फेराडे आ गए, ये आ जाते हैं करीब अपने, ये आ जाता है बेटा 0.28 फेराडे, ये आ जाता है बेटा कितना फेराडे 0.28 फेराडे, इसकी वैल्यू होती है 0.28 फेराडे, हो गई। मतलब चार्ज कितना पास करा रहे हो तुम इस क्वेश्चन में 0.28 फेराडे। अब देखो रिएक्शन को, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होता है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, मैं वहीं पे वापस लिख देता हूँ। हाँ जी रिएक्शन क्या थी, Cu+2 +2 इलेक्ट्रॉन से बन रहा था Cu, मतलब यहां से क्या पता लग रहा था 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पास कर, 2 मोल इलेक्ट्रॉन पास कराओगे तो 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होगा, मतलब 2 फेराडे चार्ज पास कराओगे तो 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होता है, मतलब 2 फेराडे का मतलब है 1 मोल कॉपर, है बच्चों। तो और फेराडे कितने पास करा रहे हो 0.28 फेराडे, तो 2 फेराडे का 1 मोल कॉपर, तो 0.28 फेराडे का मतलब क्या है 1/2 इंटू 0.28 इज इक्वल टू कितना हो गया 0.14 मोल्स, कितने मोल्स हो गए 0.14 मोल्स हो गए। मास चाहिए कॉपर का, देयरफॉर मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 0.14 इंटू 63.5 करके देख लेना, ये आ रहा होगा अपना बेटा 8.9 ग्राम्स, कितना आ रहा होगा 8.9 ग्राम्स आ रहा होगा। समझ गए बच्चों, क्या क्या करना है, कॉपर का मास कितना आ गया 8.9 ग्राम्स आ गया, ठीक है। मतलब मैं उस फॉर्मूले को यूज किए बिना करा रहा हूँ, बस मैंने क्या निकाल दिए, मैंने निकाल दिए फेराडे निकाल दिए। कैसे, चार्ज ही तो निकालना है बेटा, चार्ज क्या होता है करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम करा वो तो कूलाम्स में आया, कूलाम्स को फेराडे बदलने के लिए 96,500 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। कॉपर, अब बची ऑक्सीजन की बात, ऑक्सीजन की रिएक्शन क्या थी, कैसे बन रहा था H2O से बन रहा था बेटा क्या O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, 4 फेराडे 4 मोल इलेक्ट्रॉन पास कराओगे तो 1 मोल O2 डिपॉजिट होगी, 4 मोल इलेक्ट्रॉन पास कराओगे तो 1 मोल O2, 4 मोल इलेक्ट्रॉन तो 1 मोल O2, मतलब 4 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो 1 मोल O2 बनेगा, तो मैं लिख सकता हूँ ना 4 फेराडे का मतलब है 1 मोल O2, और फेराडे कितने पास करा रहे हो तुम 0.28 फेराडे, 4 फेराडे से 1 मोल, तो 0.28 फेराडे से कितना 0.28 फेराडे से हो जाएगा बेटा 1/4 इंटू 0.28, इसका मतलब कितना 0.07 मोल्स, कितना O2 0.07 मोल्स ऑफ O2, ठीक है। वॉल्यूम निकालना है, क्या लिख दोगे PV इज इक्वल टू nRT, तो वॉल्यूम आ जाएगा बेटा nRT अपॉन P, ठीक है। मोल्स कितने 0.07, R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन 25 डिग्री दे रखा है, अपॉन प्रेशर कितना दे रखा है बेटा, प्रेशर है 1 atm, करके देख लेना बेटा, यहाँ से जो वॉल्यूम आ रहा होगा वो आ रहा होगा 1.71 लीटर।
ठीक है, 1.71 लीटर ऑफ O2। कोई दिक्कत? समझ गए, 1.71 लीटर ये अपना आंसर हो जाएगा। हाँ बच्चों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? हाँ, calculate the quantity of electricity required to reduce 12.3 gram of nitrobenzene to aniline। नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन, अब ये थोड़े ऑर्गेनिक का टर्म्स आ गए, नाइट्रोबेंजीन और एनिलीन। इफ द करंट एफिशिएंसी फॉर द प्रोसेस इज 50%, इफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल इज 3 वोल्ट, हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड। अच्छा वो तो दूसरी बात है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ बेटा, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कहता है कि बेटा अगर 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में बदलना है, देखो वैसे तो इसका काम आएगा, बता देता हूँ नाइट्रोबेंजीन क्या होती है। नाइट्रोबेंजीन है क्या, क्या लगा होगा बेंजीन के ऊपर? NO2 ग्रुप। कौन सा? NO2। इसको बदलना है अपन किस में? एनिलीन में। एनिलीन बोलते हैं अमीनो बेंजीन को, NH2। ठीक है, दैट इज, ये है अपना नाइट्रोबेंजीन और ये है अपना एनिलीन। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो काम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखो, तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की बातें करनी होंगी, तुम्हें एन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? एन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो मैं पहले ही बता दूं, NO2 में, NO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? NO2, NO2 पे मैं नाइट्रोजन का NO2 माइनस, ये NH2 माइनस है बेटा, है ना, NO2 माइनस और NH2 माइनस। NO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? NO2 माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू -1। x कितना जाएगा? 3 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर x किस में है? +3 में है। ठीक है, और NH2 माइनस x +2 इज इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू आ जाएगा -3। तो यहाँ पर है नाइट्रोजन -3 में। ठीक है, मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन +3 में, यहाँ पर नाइट्रोजन -3 में। +3 से -3 में जा रही है, क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है? +3 से -3। ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, रिडक्शन। 3 से -3 कितना कितना हो रहा है? कितने का चेंज हो रहा है? 6 का चेंज हो रहा है। मतलब जो एन फैक्टर है वो कितना होगा बच्चों? एन फैक्टर जो होगा वो दोनों का कितना होगा? 6 होगा। दोनों का एन फैक्टर कितना है? 6। ठीक है, ये तो निकालना आता है ना ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे निकालते हैं? इसका x मान लिया, ऑक्सीजन का -2 तो -4 हो गया। नाइट्रोजन का x होता है, हाइड्रोजन का +2 क्यों लिखा मैंने बेटा? क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सो नाइट्रोजन विल exert, नाइट्रोजन विल हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हाइड्रोजन विल हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, सो इट हैज +1 ऑक्सीडेशन नंबर। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ज्यादा ऑक्सीजन का होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो नाइट्रोजन की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन की माइनस नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका एन फैक्टर 6 है, इसका एन फैक्टर 6 काम पड़ेगा, ले लेंगे। हमें बतानी है इलेक्ट्रिसिटी कितनी जरूरत पड़ेगी अगर 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन को किसमें बदलना है? एनिलीन में बदलना है। 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन को बदलना है किसमें? एनिलीन में। ठीक है, चलो कर लेते हैं बेटा। जब और करंट एफिशिएंसी कितनी है? 50% है, मतलब जितनी जरूरत पड़ेगी, मतलब मान ली थ्योरेटिकली जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आई उससे डबल देना पड़ेगा तुम्हें। थ्योरेटिकली जितनी इलेक्ट्रिसिटी तुम्हें देनी पड़ती उससे भी क्या देनी पड़ेगी? डबल देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि आध करंट तो सिर्फ कितना काम आएगा? आधा ही काम आ पाएगा। कितना काम आ पाएगा? आधा ही आ पाएगा। क्यों? एफिशिएंसी से 50% है, बाकी तो वेस्ट चली जाएगी। तो जितनी चाहिए उससे डबल दे दो। जितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत थी उससे क्या दे दो? डबल दे दो। डबल दोगे तो आधी वेस्ट चली जाएगी और आधे काम में आ जाएगी। ठीक है, चलो फिर कर लेते हैं। हाँ बच्चों, ध्यान से देखो। और ये कितने ग्राम है बेटा? 12.3 ग्राम। कौन? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन है अपनी, हाँ जी, 12.3 ग्राम। 12.3 ग्राम का मतलब है कितने मोल्स? 12.3 ग्राम के मोल्स बदल लो बेटा। 12.3 डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास देख लेना, 123 आ रहा होगा। कितने मोल्स हैं इसके? 0.1 मोल्स हैं।
कितने मोल्स हैं बेटे इसके? 0.1 मोल्स। ठीक है, मास अपॉन मोलर मास चेक कर लेना, 123 आ रहा होगा। ठीक है, क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत बतानी है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी होगी, कर लेंगे यार, क्या फर्क पड़ता है। हाँ जी, अब बताओ, मैं इस रिएक्शन को अगर लिखना चाहता अच्छे से, तो +3 से -3 रिडक्शन हो रहा है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा होगा। पूरी रिएक्शन क्या हो रही होगी मुझे नहीं पता, जरूरत भी नहीं है, मेरा काम भी नहीं है कि मैं पूरी रिएक्शन लिखूं कि क्या हो रहा होगा। मुझे तो एन फैक्टर से काम आता, मुझे तो इन इलेक्ट्रॉन से काम आता, तो 6 आने ही आने। यहाँ 1 रहेगा तो यहाँ 1 ही रहेगा। क्यों रहेगा यहाँ 1? वो इसलिए रहेगा क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन। यहाँ 2 लिखोगे बैलेंसिंग में तो यहाँ 2 लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन। यहाँ 3 लिखोगे 3 लिखना ही पड़ेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा बैलेंसिंग से, बस इन 6 इलेक्ट्रॉन से फर्क पड़ता है मेरे को। कितने मोल्स हैं इसके? 0.1 मोल्स। कर लेंगे ना यार, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है ना। ठीक है, हाँ ये बताओ, 6 मोल इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होंगे तो 1 मोल नाइट्रोबेंजीन रिडक्शन होगा। 6 मोल मतलब 1 मोल नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करने के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, मतलब 6 फेराडे की जरूरत पड़ती है। 6 फेराडे की जरूरत पड़ती है 1 मोल का रिडक्शन करने के लिए। लिख दूं मैं इसको? 6 फेराडे का मतलब है 1 मोल नाइट्रोबेंजीन इज रिड्यूस्ड। हाँ या ना? क्लियर है ना बेटा? 6 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो 1 मोल नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन होगा, मतलब 6 फेराडे से 1 मोल। और कितने फेराडे देना है हमें? नहीं, फेराडे नहीं देना हमें, इसको थोड़ा उल्टा करके लिख लेते हैं। हाँ, देयरफॉर कितने मोल का रिडक्शन कराना है? 1 मोल का रिडक्शन कराओगे तो 6 फेराडे, तो 0.1 मोल का रिडक्शन कराओगे, देयरफॉर 0.1 मोल नाइट्रोबेंजीन के लिए कितना? 0.6 फेराडे। कितना? 0.6 फेराडे। आंसर आ गया कितना? 0.6 फेराडे। लेकिन अब बताओ, क्या 0.6 फेराडे दोगे तो काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं, दुगना देना पड़ेगा। क्यों दुगना देना पड़ेगा? एफिशिएंसी सिर्फ आधी है। अब ये मत कर दो ना 0.6 का आधा कर दो, भाई 0.6 दोगे तो 1 मोल होगा, तुम 0.3 देने लग जाओगे तो और आधा हो जाएगा। लेकिन एफिशिएंसी कितनी है? 50%। मतलब ये 0.6 फेराडे अगर तुमने दे दी इलेक्ट्रिसिटी, तो 0.6 फेराडे काम में ही नहीं आएगी, आएगी सिर्फ कितनी? 0.3 फेराडे। और 0.3 फेराडे अगर आई काम में, तो 1 मोल का रिडक्शन नहीं होगा। कितने का होगा? सिर्फ मतलब 0.1 का नहीं होगा। कितने का होगा? आधे का होगा। हमें तो करना है 0.1 का, तो इससे डबल इलेक्ट्रिसिटी दे दो। क्या दे दो? देयरफॉर नंबर ऑफ फेराडेज रिक्वायर्ड, या चार्ज रिक्वायर्ड लिख दो, चार्ज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 0.6 इंटू 2 इज इक्वल टू 1.2 फेराडे। क्यों? करंट एफिशिएंसी कितनी थी? करंट एफिशिएंसी थी बेटा 50%। कितनी परसेंट? 50%। तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी तुम्हें? 1.2 फेराडे देनी पड़ेगी। कितनी? 1.2 फेराडे। क्लियर है ना बेटा? अगर 0.6 की तो जरूरत है, तुम दुगना दोगे तो एफिशिएंसी 50% ही ना, तुम दोगे 1.2, काम में कितनी आएगी? 0.6। और 0.6 से कितने का रिडक्शन हो जाएगा? 0.1 मोल का हो जाएगा। तो हमें वही तो चाहिए था। ठीक है, अच्छा और क्या चाहिए? अच्छा, इसको कूलाम्स में भी पूछ ले, अगर ऑप्शंस कूलाम्स में हो तो क्या दिक्कत है? 1.2 इंटू 96,500, अगर कूलाम्स में भी चाहिए तो कूलाम्स में बदल गई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? अगर पोटेंशियल ड्रॉप 3 वोल्ट है तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी? अगर पोटेंशियल ड्रॉप है 3 वोल्ट तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी? एनर्जी बतानी है बेटा। एनर्जी का फॉर्मूला होता है, हाँ जी, एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये अपना फॉर्मूला है किसका? एनर्जी का। तो चार्ज कितना था? 1.2, पोटेंशियल डिफरेंस 1.2 नहीं, 1.2 इंटू 96,500, पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 3 वोल्ट, इज इक्वल टू आ जाएगा ये 347.4 इंटू 10⁻³ जूल्स। मतलब कितना? 347.4 किलो जूल। अब किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा, ये सर फॉर्मूला कहाँ से गया, आपने लिख कैसे दिया? हाँ जी, फॉर्मूला आया कहाँ से?
तो भैया याद है पोटेंशियल की, पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ का जब मैंने फॉर्मूला लिखाया होगा, ईएमएफ का फॉर्मूला लिखाया होगा, मैंने डेफिनेशन लिखाया होगा, ई इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सेल पर यूनिट चार्ज। ईएमएफ का फॉर्मूला, ये कभी कंफ्यूज हो जाओ एनर्जी से, एनर्जी से कंफ्यूज मत हो जाना। किसका फॉर्मूला है? ईएमएफ का। ईएमएफ डेफिनेशन लिखाई होगी, ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सेल पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? वर्क डन निकालेंगे ईएमएफ इनटू चार्ज। ईएमएफ मतलब वही पोटेंशियल डिफरेंस, तो ईएमएफ मीन पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज से क्या निकलेगा? वर्क निकलेगा। वही वर्क मतलब एनर्जी निकलेगी। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करेंगे बेटा। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन है अपना, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, अ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टर्नरी एसिड ऑफ मोलिब्डेनम जिसका एटॉमिक मास 96 है, उसका फॉर्मूला है K2MoON। When an acidified solution of K2MoON is electrolyzed, O2 gas is liberated corresponding to a volume of this. Find out the formula of the salt. एक बेटा कोई, एक बेटा ये क्या है ना, ये कोई सॉल्ट है, कौन सा? K2MoON, K2MO मोलिब्डेनम ना, ON, K2MoON। हाँ जी, ये कोई सॉल्ट का फॉर्मूला है। हाँ, तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, इसकी एसिडिफाइड सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो O2 गैस लिबरेट होती है जिसका वॉल्यूम इतना होता है STP पर, और 0.32 ग्राम मोलिब्डेनम डिपॉजिट होता है। तो सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा? मतलब सॉल्ट का फॉर्मूला निकालने का मतलब बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ये क्या पूछ रहा है? ये N पूछ रहा है। ये क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन हमसे? ये क्वेश्चन हमसे N पूछना चाह रहा है। ये बताओ भाई लोग कि ये N कितना है, बस ये पूछना चाह रहा है। ठीक है भाई, अब ये पूछना चाह रहा है तो कर लेते हैं यार। हाँ बच्चों, अगर N पूछना चाह रहा है तो इसका मतलब क्या है? N कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम दे रखा है, O2 गैस का लिबरेट हो रही है, O2 गैस भी लिबरेट हो रही है और मोलिब्डेनम डिपॉजिट हो रहा है। मोलिब्डेनम ऑब्वियसली किस पर डिपॉजिट हो रहा होगा? मोलिब्डेनम डिपॉजिट हो रहा होगा किस पर? कैथोड पर, और O2 गैस लिबरेट हो रही होगी एनोड पर। ठीक है, तो भाई लोग ये बताओ, क्या बताओगे? एक बात मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक बात ये है कि बेटा मैं एक टर्म लिख रहा हूं, तो मैं समझना इस बात को। वन इक्विवेलेंट, या मैं लिख दूं, मैं क्या लिखना चाह रहा हूं? मैं लिखना चाह रहा हूं बेटा, वन फेराडे चार्ज इज इक्विवेलेंट टू वन इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड। इसका मतलब क्या है बेटा? इस लाइन का मतलब बताओ मुझे। इस लाइन का मतलब है, एक फेराडे चार्ज पास कराने का मतलब है एक इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। एक फेराडे चार्ज डिपॉजिट का पास कराने का मतलब है एक इक्विवेलेंट, चाहे कोई भी सब्सटेंस हो। एक फेराडे से मैं मास नहीं बता सकता, मोल्स नहीं बता सकता, वो तो अलग अलग हो जाएंगे। एक फेराडे चार्ज पास कराओगे तो कॉपर कहीं डिपॉजिट हो रहा है, तो कॉपर कुछ और मोल डिपॉजिट होगा। सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, सिल्वर कुछ और मोल डिपॉजिट होगा। ठीक है, लेकिन मैं बात करूं किसकी? मैं बात करूं इक्विवेलेंट्स की, तो एक फेराडे चार्ज का मतलब है एक इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। वन फेराडे का मीनिंग है वन इक्विवेलेंट। वन फेराडे का मतलब है एक इक्विवेलेंट। क्या ये बात क्लियर है, समझ में आती है या नहीं आती है? एक फेराडे मतलब एक इक्विवेलेंट। इसका मतलब ये है कि अगर 10 फेराडे चार्ज पास कराओगे तो जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो 10 इक्विवेलेंट डिपॉजिट हो रहा होगा। 20 फेराडे चार्ज पास कराओगे तो 20 इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। 50 फेराडे चार्ज पास कराओगे तो 50 इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। इसका मतलब ये आया कैसे, बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लिया H2 का रिडक्शन ही ले लेते हैं या ऑक्सीडेशन ही ले लेते हैं। एग्जाम्पल बताता हूं मैं तुम्हें। H2O का ऑक्सीडेशन लिया मैंने,
H2 का ऑक्सीडेशन लोगे तो O2 बनेगा प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब तुमसे कोई बोले कितने मोल्स, अब तुम्हें यहाँ रिएक्शन से क्या दिख रहा है, 4 फेराडे दोगे तो 1 मोल O2 डिपॉजिट होगा, 4 फेराडे से 1 मोल O2, हाँ या ना, 4 फेराडे से 1 मोल O2 डिपॉजिट होगा। तो मैं लिख देता हूँ 4 फेराडे का मतलब है 1 मोल O2, 4 फेराडे का मतलब है 1 मोल O2। अच्छा बेटा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने आता है? हाँ सबको आते होंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू, हाँ जी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, सबको पता है, हाँ जी, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 मोल O2, एन फैक्टर कितना है O2 का 4, तो कितना इक्विवेलेंट आ गए, कितने इक्विवेलेंट्स आ गए, 4 इक्विवेलेंट्स आ गए, कितने इक्विवेलेंट्स आ गए, 4 इक्विवेलेंट्स आ गए, हाँ या ना। एन फैक्टर 4 कैसे आया, एन फैक्टर O2 का 4 क्यों है, बिल्कुल है यार बच्चों, यहाँ देखो O2 का एन फैक्टर ये किस में आ रहा है, 0 में, किससे आ रहा है, -2 से, इसका एन फैक्टर है 4, एन फैक्टर कितना है इसका, 4, कहां से आया, अरे भैया ये 0 -2 से आ रहा है, 2 का चेंज, ऑक्सीजन कितनी है 2, तो एन फैक्टर कितना है 4 आ गया, तो 4 हो गया। तो 4 फैराडे का मतलब 4 इक्विवेलेंट, ठीक है। तुम कोई और कोई भी रिएक्शन देख लो यार, और एग्जांपल कराता हूं मैं, और एग्जांपल बोलूं तो जैसे एक और एग्जांपल लिखा मैंने, एक एग्जांपल और लिखा मैंने, मान लिया Cu+2 से कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, क्या डिपॉजिट हो रहा है, Cu+2 से कॉपर, तो 2 फेराडे मत से कितने मोल डिपॉजिट हो रहा है, 1 मोल कॉपर, हाँ या ना, सही है ना, 2 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल कॉपर, यानी 2 फेराडे 1 मोल, 1 मोल कॉपर, इक्विवेलेंट्स कैसे निकालोगे, मोल्स इनटू एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना है इसका, एन फैक्टर है 2, एन फैक्टर कितना है 2, तो कितने इक्विवेलेंट्स, 2 इक्विवेलेंट्स, 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर, 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर, हाँ या ना। तो 2 फेराडे का मतलब है 2 इक्विवेलेंट्स, मतलब मैंने जो ये बात लिखी है वो सही लिखी है, 1 फेराडे इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड, इस बात को गांठ बांध लो, 1 फेराडे is equal to 1 equivalent of a substance is deposited. वन फेराडे इज इक्वल टू, थोड़ा घिचपिच हो गई है यार इसमें, हाँ, 1 फेराडे इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड, 1 फेराडे चार्ज इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस। 1 फेराडे चार्ज का मतलब है 1 इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा, ठीक है, 1 फेराडे का मतलब है 1 इक्विवेलेंट, ठीक है। और मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं, देयरफॉर इक्विवेलेंट्स of substance deposited at cathode is equal to equivalents of substance deposited at anode। ये भी बोल सकता हूं मतलब, हाँ भाई, क्योंकि बेटा कैथोड एनोड इलेक्ट्रिसिटी तो क्या पास करोगे, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, 4 फैराडे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जितनी इलेक्ट्रिसिटी कैथोड को मिल रही है उतनी ही एनोड को मिल रही है, तो नंबर ऑफ फेराडे तो दोनों की सेम है, तो जितने फेराडे होंगे उतने इक्विवेलेंट्स डिपॉजिट होंगे, तो जितने इक्विवेलेंट्स कैथोड पर डिपॉजिट होंगे उतने इक्विवेलेंट्स एनोड पर भी डिपॉजिट होंगे, वही लिखा है मैंने। क्या दोनों पे सेम मोल्स डिपॉजिट होंगे, बिल्कुल नहीं, मोल्स अलग अलग होंगे क्योंकि वो तो एन फैक्टर पे डिपेंड करेंगे, ठीक है, लेकिन इक्विवेलेंट्स क्या आएंगे, सेम, जितने इक्विवेलेंट्स कैथोड पर डिपॉजिट हो रहे हैं उतने इक्विवेलेंट्स एनोड पर भी डिपॉजिट होंगे, जितने इक्विवेलेंट्स को कैथोड पर डिपॉजिट होंगे उतने ही इक्विवेलेंट्स किस पर डिपॉजिट होंगे, एनोड पर डिपॉजिट होंगे, ये बात पे ध्यान रखना, ठीक है, ये बात मैं तुम्हें मार्क करा देता हूं कि भाई जितने इक्विवेलेंट्स कैथोड पर डिपॉजिट होंगे उतने ही एनोड पर डिपॉजिट होंगे, ठीक है, ये बातें तुम ध्यान रख लो, ठीक है बच्चा।
हाँ जी, अब सवाल पे आ जाएं। अब सवाल पे आते हैं, बहुत लिख लिया। तो ध्यान रखना इस बात को, 1 फैराडे का मतलब है 1 इक्विवेलेंट। 1 फैराडे चार्ज पास कराओगे तो 1 इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। अगर काम में आया तो मैं ले लूंगा इस चीज को, है ना। हाँ जी, O2 गैस लिबरेट हो रही है 0.112 लीटर एट एसटीपी। ठीक है भाई, 0.112 लीटर एट एसटीपी। क्वेश्चन पे आता हूं। हाँ जी, मोल्स ऑफ O2, मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू 0.112 डिवाइड बाई 22.4। आएंगे नहीं आएंगे, एसटीपी भी पढ़ता। ठीक है, तो नंबर ऑफ ये क्या आ गया बेटा, मोल्स आ गए। क्या आ गए, मोल्स आ गए। मोल्स आ गए, देयरफॉर इक्विवेलेंट्स ऑफ O2, मैं इक्विवेलेंट से कर रहा हूँ इस सवाल को। इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे 0.112 डिवाइड बाई 22.4 मोल्स इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना होगा, 4 होगा। सबको पता है ना O2 का एन फैक्टर। हाँ बच्चों, एन फैक्टर ऑफ O2, O2 आया है जीरो, जीरो में कहां से, -2 से। जीरो आया -2 से, 4 2 का चेंज, लेकिन ऑप्शन 2 है तो 4 का चेंज। ठीक है, देयरफॉर इक्विवेलेंट्स ऑफ O2। हाँ भाई, इक्विवेलेंट्स ऑफ मॉलिब्डेनम, इक्विवेलेंट्स ऑफ मॉलिब्डेनम कितना होगा बेटा, कितना हो रहा है 0.32 ग्राम। तो 0.32 डिवाइडेड बाय 0.32 डिवाइड बाय मोल्स निकालना है पहले तो। एटॉमिक वेट कितना है बेटा, एटॉमिक वेट है उसका 96, क्वेश्चन में दे रखा है। तो मोल्स तो आ गया 0.32 अपॉन 96, 96 0.32 डिवाइड बाय 96 इंटू एन फैक्टर, इंटू एन फैक्टर, वो नहीं पता। और मेरे को क्या लिखाया था मैंने, इक्विवेलेंट्स ऑफ O2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ मॉलिब्डेनम। देयरफॉर 0.112 डिवाइड बाय 22.4 इंटू 4 इज इक्वल टू 0.32 अपॉन 96 इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर ऑफ मॉलिब्डेनम। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एन फैक्टर मॉलिब्डेनम का, कैलकुलेशंस कर लेना आसानी से हो जाएंगी। यहाँ से एन फैक्टर मॉलिब्डेनम का आ रहा है बेटा 6, चेक करके देख लेना। यहाँ से एन फैक्टर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है बेटा। एन फैक्टर मॉलिब्डेनम का 6 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा होगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा होगा, 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा होगा। ठीक है, अब ये देखो, 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा होगा। ठीक है, मतलब भाई लोग, हाँ जी, मतलब क्या हो रहा होगा, मॉलिब्डेनम जो है, मॉलिब्डेनम कहां से आ रहा है, देयरफॉर मॉलिब्डेनम कहां से रहा है, वो आ रहा है एमओ से। फॉर्मूला क्या था, K2MoON। मॉलिब्डेनम आ रहा होगा +6 से 0 में, तभी तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, 6 इलेक्ट्रॉन का होगा। अरे भैया ध्यान से देखो, मॉलिब्डेनम डिपॉजिट हो रहा है 0.32 ग्राम। हमने क्या निकाल लिया मॉलिब्डेनम का, हमने मॉलिब्डेनम का निकाल लिए इक्विवेलेंट्स कितने, एन फैक्टर। एन फैक्टर आया 6, एन फैक्टर 6 आने का मतलब क्या है कि भाई वो +6 से आ रहा होगा, क्योंकि वो मेरे को तो पता है मॉलिब्डेनम डिपॉजिट हो रहा है तो 0 में आ रहा है ना। तो किससे जा रहा होगा, +6 से जा रहा होगा। तो +6 से किस में जा रहा है, वो +6 से वो 0 में जा रहा है, +6 से 0 में। ठीक है, ओके। तो मॉलिब्डेनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मॉलिब्डेनम इन K2MoON इज इक्वल टू 6। ठीक है, देयरफॉर अब तुम्हें पता है, मैं वही लिखूंगा, सबके ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ूंगा बराबर 0। तो 2 + 6 - 2n इज इक्वल टू 0। सही है या नहीं है। पोटेशियम का 1 होता है तो 2 लिख दिया क्योंकि 2 है। मोलिब्डेनम का 6 मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। ऑक्सीजन का -2 होता है तो -2n लिख दिया। तो यहाँ से क्या आ गया, 8 - 2n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n कितना आ गया, 4। देयरफॉर फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट इज, फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट इज K2MoO4। K2MoO4 ये क्या आ गया बेटा, उसका फॉर्मूला आ गया K2MoO4। समझ गए बेटा लोग। वापस बताऊं क्या, सवाल कैसे करा। मेरे को ये पता था कि भाई जितने इक्विवेलेंट्स कैथोड पर डिपॉजिट होंगे उतने ही एनोड पर होंगे।
कैथोड पर एनोड पर डिपॉजिट हो रहा था O2, O2 के मोल्स निकाल लिए क्योंकि मास दे रखा था, मोल्स इनटू n फैक्टर करा तो इक्विवेलेंट्स निकाल लिए, मॉलिब्डेनम के भी इक्विवेलेंट्स निकाल लिए क्योंकि मास अपॉन मोलर मास इनटू n फैक्टर, वहां से मॉलिब्डेनम का क्या निकाल लिया n फैक्टर। मुझे पता है मॉलिब्डेनम डिपॉजिट हो रहा है, मॉलिब्डेनम डिपॉजिट हो रहा है मतलब किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है। जब n फैक्टर 6 है, n फैक्टर 6 है, इसका मतलब मॉलिब्डेनम कहां से आ रहा होगा, +6 से आ रहा होगा, +6 से आ गया, मतलब मॉलिब्डेनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 6 है। सबके ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ा और 0 के बराबर रखा, यहाँ से n कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन है बेटा? ये अपने फैराडेज का सेकंड लॉ हो गया। ये अपना जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड पार्ट है, मैंने बोला ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 पार्ट है, तो 2 पार्ट खत्म हो चुके हैं, 1-2 सवाल में और कराऊंगा, फिर हम तीसरा पार्ट जो और तीसरा पार्ट है वो भी 2-3 दिन में और खत्म हो जाएगा, तो ये पूरा चैप्टर खत्म हो सकता है 3-4 दिन में। ठीक है बेटा, थैंक यू।